आएंगे वो रिकॉर्डिंग से इस्तेफादा हासिल करें। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। सो व्हाट आर नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट? बताएंगे आप में से कोई फ़हीम, क्या होते हैं नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स? जी, नो आइडिया सर। ट्रेडिशनल थ्रेट्स क्या होते हैं? एक स्टेट है, उसको ट्रेडिशनली क्या थ्रेट मौजूद है? जस्ट लाइक सर आप अगर उसकी कॉन्टी की क्रिएट हो सकती है। बिल्कुल सिक्योरिटी की थ्रेट्स को आ सकती हैं। क्या जी कोविड जो सा है, क्या ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है या ट्रेडिशनल है? सर, ये आई थिंक नॉन ट्रेडिशनल है। नॉन ट्रेडिशनल है, वेरी गुड। ठीक है, तो जिस हम इस टाइम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं इसमें हमें बहुत किस्म के चैलेंजेस का सामना है। एक तो चैलेंजेस वो हैं जो आपके नेशनल इंटरेस्ट के साथ जो आपके आ रहे हैं, जिसको आपने डेली बेसिस के ऊपर मीट करना है, जिसके अंदर आपकी कोई आपके सिक्योरिटी इश्यूज आ गए, आपके कोई यू कैन से इकोनॉमिक इश्यूज आ गए, कोई सोशल इश्यूज आ गए जो जनरल आ रहे हैं। इनके साथ साथ आप आपका एक थ्रेट की वो डोमेन है जो नॉन ट्रेडिशनल है। जस्ट लाइक कोई इंटरनेशनली अभी प्राइस अपवर्ड जाना शुरू हुई है, तो उसकी वजह से आपका भी यहाँ सारी जौन सी है एक सोशल डिस्टर्बेंस कॉज हो गई, आपकी हर चीज महंगी हो गई, डेट इज नॉन एज इन्फ्लेशन। ठीक है, जस्ट लाइक इन ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 पूरी दुनिया पे उसका इफेक्ट आया, दैट इज ऑल्सो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। सिमिलरली कोविड 19 दैट वाज अनप्रडिक्टेबल, किसी ने सोचा नहीं था कि कभी कोविड 19 आएगा तो इस तरह पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। दिस इज अनट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। सो देर आर मैनी थिंग्स। जो आपका मेन पर्पस जौन सा है वो आपका होता है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। वो क्या होता है कि उसने आपके नेशनल इंटरेस्ट को, जो नेशनल पर्पस है, नेशनल पर्सपेक्टिव है, उसको प्रिजर्व करना होता है। अब उस पॉलिसी को जब डिजाइन किया जाता है तो उस पॉलिसी में डिफरेंट स्ट्रेटजीज डिफाइन किया जाती है। जिस तरह की आपकी डिफेंसिव पॉलिसी होती है, आपकी न्यूक्लियर पॉलिसी होती है, आपकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी होती है जिसको आप अपनी फॉरेन पॉलिसी भी कह सकते हैं। उसके बाद आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, आपकी इंफॉर्मेशन पॉलिसी होती है, जिसके तहत फिर अपनी एक आप स्ट्रेटजी बनाते हैं। स्ट्रेटजी मीन्स कि आप अपनी प्लानिंग करते हैं कि आपने उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को किस तरह जौन सा है वो ओवरकम करना है। लाइक से अगर डिफेंस की बात करें तो डिफेंस फर्दर ब्रेक डाउन होती है कि आपको लैंड से अपने आप को कैसे डिफेंड करना है, नेवल बाय सी वाटर आपने अपने आप को कैसे डिफेंड करना है, बाय एयर आपने अपने आप को कैसे डिफेंड करना है। उसके मुताबिक आप अपना एक प्लान बना लेते हैं जो कि आपका एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है। ठीक है, और जो मेन पर्पस जो सा होता है वो आपका ये होता है कि आपने अपनी स्टेट को हर तरह के नुकसान से बचाना है और आपने अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको आपने प्रिजर्व करना है। अब इसके साथ साथ ही एक चीज है जो है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट जो से हैं वो ये है कि आपको कुछ ऐसे थ्रेट्स का आ जाना जिनके बारे में आप पहले प्लान नहीं आपने किया हुआ, जो आपकी नॉर्मल प्लानिंग से हटके हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अगर आप ट्रेडिशनल की बात करें तो अगर आप स्टेट है, स्टेट को किसी तरह का जौन सा अगर आप देखें जो थ्रेट्स हैं, ठीक है, उसमें आप देखें न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन है, कोई सिविल कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी आ जाती हैं जो आपको एक नजर आता है कि एक ट्रेडिशनल थ्रेट्स आपके पाए जाते हैं। ह्यूमन है, आपको पता है कोई डिजीज को आ गई, कोई पावर्टी, कोई नेचुरल डिजास्टर, मतलब बेसिक लेवल तक आपने उस चीज को सोचा हुआ है और उस हद तक आप मेंटली तौर पे तैयार हैं। लेकिन अब उसके साथ साथ एक वो डोमेन आ जाती है जिसका आपने कभी सोचा ही नहीं कि कभी ये हो सकता है। जस्ट लाइक आपका ये मौलवियों वाला इशू आया। ठीक है, क्लैरिक्स जॉन से एकदम गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए, गवर्नमेंट को टॉपल कर दें जिसका कोई पहले नामो निशान नहीं था। सॉरी। तो इट्स बेसिकली आपके जो पॉलिटिकल नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है उसकी डोमेन में आ जाता है। इसी तरह इकोनॉमी की अगर बात करें तो इंटरनेशनली को इस तरह का आया कि फूड इनसिक्योरिटी हो गई, या कोई डिजास्टर ऐसा आ गया, कोई फ्लड ऐसा आ गया जिससे आपकी जो क्रॉप डैमेज हो गई, तो अगेन इट्स नॉन ट्रेडिशनल। ठीक है, इसी तरह अगर आप ये जो सोसाइटल की बात करें, अगेन वही बात कि कोविड 19 आया है कि इसका किसी ने सोचा नहीं हुआ था कि इस लेवल तक जो है कुछ जा सकता है, तो इट्स नॉन ट्रेडिशनल। अब जो बेसिक डायमेंशन है इस नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स की, वो क्या आ जाती हैं? ह्यूमन सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, एनवायरमेंट सिक्योरिटी, ट्रांस नेशनल सिक्योरिटी और ट्रांस कल्चरल सिक्योरिटी। कल फहीम, कल बेटा आप कल वाली क्लास में नहीं थे, आई होप कि उसकी रिकॉर्डिंग सुनी होगी, नहीं सुनी तो लाजमन सुन लेना। ये जी जी टॉपिक सर, हमारे नहीं मिला अभी तक। अभी नहीं मिला, चले वो मिस बतूल को वो आपको प्रोवाइड करवाएं। तो ये बेटा जो ये वाले टॉपिक हम कर रहे हैं ना, जो हमने कल की और आज जो करने जा रहे हैं, जिसकी भी आपको मैंने सारी स्लाइड इकट्ठी शेयर कर दी, ये सपोर्टिंग टॉपिक्स हैं। मतलब
इसका जरूरी नहीं कि इस पे को पूरा क्वेश्चन 20 नंबर का आया हो, लेकिन ये वो डाटा हो सकता है 4 के 4 सवालों में आपको इसको टच करना पड़े। ठीक है, आपके लिए तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी अभी एक नया लफ्ज है, बट नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इज कॉमन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन और वर्ल्ड अफेयर और इवन योर डोमेस्टिक अफेयर में भी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हो सकती है। ठीक है, तो उस लिए आपने मेंटली अपने आप को तैयार रखना है कि कोई किसी भी तरह कोई ऐसे इश्यूज आ जाएं, कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाएं, मानूर भी यहाँ पे आ गई वापस, तो आपने इस चीज को मेंटली प्रिपेयर रखना है कि जो भी इस तरह के टॉपिक्स हैं, लाइक से जो हमने कल टॉपिक कवर अप किए, दैट वाज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आज का हमारा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट मींस कि एक तो ट्रेडिशनली सिक्योरिटी थ्रेट है जिसमें आपने अपने डिफेंस को मजबूत करना है, इकोनॉमी को मजबूत करना है, सोशल प्रॉब्लम्स के लिए तैयार रहना है, बट ये वो डोमेन है जिसको आपने टच करना है किसी भी रिलेशन की सेंस में। जस्ट लाइक व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पाक चाइना रिलेशन, ठीक है, तो आप उसमें ये भी बात बताएंगे कि जो एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सिचुएशन अराइज की ड्यू टू कोविड, इसने आपके पूरी दुनिया के साथ जो इकोनॉमिक मामला थे उनको डिस्टर्ब किया। तो ये जो टॉपिक है ये आपके बेसिक टॉपिक हैं जो बेटा बहुत जरूरी हैं, जिनको आपको फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस इन ऑल टॉपिक जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मानूर आपका माइक ऑन है बेटा, बोल सकती हो? जी जी सर। मानूर बेटा लास्ट डिग्री आपकी किसमें है? बीए। बीए की है, सिंपल? जी जी सिंपल है। कहाँ से? सियालकोट से। सियालकोट से। और सब्जेक्ट क्या है आपके? अभी बीए में क्या सब्जेक्ट है? बीए में मेरी एजुकेशन थी, इस्लामियात थी, और एक और सब्जेक्ट था सर, वो मुझे याद नहीं है। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि आप सीएसएस में कौन से सब्जेक्ट रखना चाह रही हैं? मैंने कुछ तो चूज कर लिए और कुछ मेरे भी रहते हैं। कौन से चूज किए आपने? मैं आपको एक सेकंड बताती हूँ। एक तो मुझे खबर मिली कि आपने इकोनॉमिक्स चूज किया है। जी इकोनॉमिक्स है, क्रिमिनोलॉजी है, उर्दू है, और देखें, जी जी अभी जो मैं आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन मैंने आपको करवानी थी लास्ट, क्योंकि मैं कुछ जरा बिजी रहा हूँ, सब्जेक्ट सिलेक्शन सारे स्टूडेंट्स को मैं खुद ही करवाता हूँ। ठीक है, तो आपके जी पास टाइम अच्छा खासा है, आप इजीली इवन कि आप अभी भी अटेम्प्ट देना चाहें 2022 वाली तो अब आप दे सकती हैं। जैसा कि आपको पता है कि पेपर्स आपके आगे हो गए। ठीक है, मई में अब आपके सीएसएस के पेपर आ रहे हैं। जी। ठीक है, तो इवन देन अभी भी आप प्रिपरेशन शुरू करें तो आप मई वाली अटेम्प्ट अपनी दे सकती हैं। चलिए, अगर सर ठीक, तैयारी होगी तो फिर इंशाल्लाह जरूर दूंगी। तैयारी अगर आप नियत कर रहे हैं तैयारी तो हम आपको करवा लेंगे, कोई इशू नहीं इसका। ठीक है। ठीक है ना, तो इनके देखें सब्जेक्ट आप गाइड कर देंगे ना? सब्जेक्ट मैं नहीं सिलेक्ट करवाने, बेफिक्र रहें। ठीक है, अभी ठीक। गायबाना तारुफ आपका हो गया होगा मेरे साथ और मेरा आपके साथ। आई एम डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड माय नेम इज सैयद अवैस किलानी। ठीक है, तो आपकी वैसे मेरे साथ फर्स्ट क्लास है, लेकिन मुझे बतूल ने आपको बता दिया था सारे डायनामिक्स, तो फिर मैंने उसे कहा था कि मेरा एक ऑन कॉल सेशन आपके साथ रखे जिसमें मैं फिर आपको गाइड करूँ। अच्छा है आप आ गई, थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता दूँ। इकोनॉमिक्स बेटा आपने नहीं रखनी है। ठीक है। ठीक है, अगर तो आप होती ना एमफिल इकोनॉमिक्स से पीएचडी इकोनॉमिक्स, तो फिर जी भी मैं जी। आपको कहता कि आपने इकोनॉमिक्स नहीं रखनी है। ठीक है, ठीक। उसकी वजह ये है कि इकोनॉमिक्स मेरा बैकग्राउंड है, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा लेकिन मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्ट नहीं किया। ठीक है, मेरे डिपार्टमेंट के जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर का एक टीचर था जिसने इकोनॉमिक्स में मेरे साथ ही अटेम्प्ट दिया और वो इकोनॉमिक्स में ही फेल हुआ था। जी देखिए, सीएसएस में बेटा आपने सिर्फ अपना इंटरेस्ट नहीं देखना होता कि आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, आपने ये भी जी। देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग स्कोरिंग है और कौन सा जौन सा सब्जेक्ट वो यू कैन से लेस टाइम में आप उसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू, ठीक है, अगर मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ सब्जेक्ट चार्ट पड़ा है तो ये काम पहले आपका भी साथ करवा दें, क्योंकि यहाँ जरा जूम पे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। फ़हीम हमारे स्टूडेंट गवादर से माशाल्लाह, और वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट जो आपके साथ यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने भी इसी नक्शे कदम पे चलते हुए तैयारी शुरू की थी और अब ये किसी मंजिल के नज़दीक पहुँचने वाले हैं। फ़हीम अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओ ज़रा, मानूर को ज़रा थोड़ी गाइडेंस मिले आपसे। जी सर, जिस तरह आपने बताया, फ़हीम अली मेरा नाम है, गवादर से मैं हूँ। और यहाँ ऑलमोस्ट अभी 4 मंथ 5 मंथ हो चुके हैं मुझे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस मरतबा अभी अपियर हो सकता, लेकिन मैं वो नहीं करने वाला क्योंकि मेरे पास टाइम तो ऑलरेडी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टाइम गुजरा और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हालांकि
मैंने 0 से स्टार्ट किया था, मुझे बिल्कुल कंसेप्ट ही नहीं था कि ये होता क्या है। ठीक है जी, और सब्जेक्ट के बारे में बताएं जो आपने सिलेक्ट किए हैं, उसमें क्या बेनिफिट है? सर जिस तरह आपने अभी बताया, अभी हम चूंकि 200 नंबर्स के पॉलिटिकल साइंस भी है और आईआर भी है, और इसमें आईआर है, तो आईआर के आई थिंक सो कि आईआर बेस्ट रहेगा, क्योंकि आईआर और करंट अफेयर में बहुत सी चीजें सेम होती हैं, बहुत सी नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि 80% जो सिलेबस है 80% सही वो है, सही सेम कह है। रहे हो। और बाकी इसके साथ यूएस हिस्ट्री है, ये भी सारी चीजें एक ही चीजें हैं, मीन्स अगर उनकी जो चीजें टर्मिनोलॉजीज है मतलब इस कि तरह की चीजें ओवरलैप देखें। होती हैं, अगर चीजों को देखा जाए तो जी जी। चीजें ही ओवरलैप हो रही होती हैं। तो मानूर और बेटा, ये फिर मैंने आपके लिए ओपन किया है सब्जेक्ट्स का पोर्शन। जी ठीक है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है जी जी, आ रहे। बेटा? ये 6 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी हैं जो आपने हर हालत में पढ़ने ही है। ठीक है, इसके जी साथ अगर हम अपने ऑप्शनल को देखें जो इनके साथ यू कैन से कंपैटिबली इनके साथ मैच कर रहे हो, तो फर्स्ट ग्रुप में जिसके अंदर से आप इकोनॉमिक्स उठा रही थी, यहाँ पे 2 ऑप्शन आती हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर। ठीक है, अगर आपका फिलोसफिकल माइंडसेट है, फिलोसफी बहुत पसंद है, रट्टे बहुत अच्छे लगा लेती हैं, तब आपको जाना चाहिए पॉलिटिकल साइंस के लिए। जी देखिए, ये बात सेमिनार में जो कमिश्नर लाहौर रहे सजाद भुट्टा, उन्होंने बच्चों को कही थी और मुझे बहुत पसंद आई थी कि इफ यू हैव अ जी फिलोसफिकल जी सर, मुझे फिलोसफिकल याद है। माइंड, गो फॉर पॉलिटिकल साइंस, एंड इफ यू लाइक यू कैन से यू हैव अ गुड एनालिसिस स्किल, तो फिर आप आईआर की तरफ आए। ठीक है, अब आईआर जी बेटा वो सब्जेक्ट है जो करंट अफेयर के साथ पूरी तरह लैप हो रहा है, जिस तरह फहीम आपको बता रहे थे, क्योंकि अब आप जी आई उस टाइम पे हमारे पास हैं जब बाकियों के सेशन खत्म हो चुका है। ठीक है, क्योंकि आप एक लंबे पीरियड के लिए आई हैं, इंशाल्लाह आपको हम पर्सनली टाइम देंगे, आप खुद मेरे साथ अटैच रहेंगी और आपको स्टेप बाय स्टेप इजीली इसको कवर अप करवा देंगे हम। इवन कि आप अभी भी करना चाहें तो इट्स नॉट अ बिग डील, इंशाल्लाह आपको कवर अप करवा देंगे। तो ठीक है, सर, ये जो आप बोल रहे हैं कि जो बीए की जो डिग्रीज है वो लास्ट 2018 से अप्रूव नहीं हुई, वो क्या सीन है? 2018 से अप्रूव नहीं एक्सेप्टेबल हुई? नहीं है, उन्होंने कहा आप एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका बीए जौन सा कब का है? ये मेरा लास्ट ईयर का है। अगर जो अभी ये नोटिफिकेशन देखें, जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें उन्होंने मांगी ही ग्रेजुएशन हुई। ठीक है, उन्होंने जी जी बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं की कि आपका बीए जौन सा है वो हो या मास्टर्स हो या ऑनर्स हो, उसने बात ही नहीं की। ठीक ठीक है। है, जो लास्ट नोटिफिकेशन आपके साथ ग्रुप में भी शेयर किया गया था, आपने देखा था? नहीं। मैं भी आपको वो भी ऑन स्क्रीन दिखा देता हूँ। अच्छा हो गया आज आप क्लास में ही आ गई हैं, क्योंकि आप रोज क्लास इस सेंस में शायद मिस कर रही थी कि शायद नहीं नहीं सर, मेरे वो सब्जेक्ट्स नहीं थे, यूएस हिस्ट्री के मैं वही छोड़ के हाँ मैंने पाक हिस्ट्री चूज किया था। मैं वही तो बता रहा हूँ कि वो आपका मेरे साथ सेशन होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपने तो अभी जनरली अपने खुद सब्जेक्ट सोचे हुए हैं। हालांकि हम्म, यूएस हिस्ट्री एक अच्छी ऑप्शन है, पाक हिस्ट्री बहुत लंबी है, पाक हिस्ट्री सिर्फ इंडो पाक हिस्ट्री जो सी है ना, उसके लिए आपने जी कम से कम लास्ट 1400 ईयर्स पढ़ने हैं। अच्छा, एक तो बेटा अब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होने जा रहा है, जिसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये सेशन शुरू हो रहा है, जिसको आप सब ने लाजमन ज्वाइन करना है। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट जौन सा है उसका सिलेबस जौन सा जिस सीट पे उन्होंने दिया है, साथ उन्होंने वही मेंशन किया है, ये देखिए, ये आपका डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने अपना एक सारा इस दफा इशू किया, जिसमें उन्होंने क्या बताया जी कि आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो होगा 200 मार्क्स का। ठीक है, जिसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो वो भी उन्होंने बताया, और सिलेबस उन्होंने ये बताया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बताया? ऑल ग्रेजुएट्स हैविंग एटलीस्ट सेकंड डिवीजन बैचलर डिग्री एंड बिटवीन द एज ऑफ 21 and 30 years on the cut off date 31st December 2021 are eligible to apply, सिंपली। ठीक है जी, अब इसमें कोई कुछ कहे या ना कहे तो उनके लिखी हुई आपके सामने खुद मौजूद है, ग्रेजुएशन हो और सेकंड ईयर हो और बैचलर डिग्री हो, बैचलर ऑनर्स भी नहीं मांगा उन्होंने, सिंपल बैचलर डिग्री रखी। क्लियर है ये बात मानूर? जी जी इसके साथ अब आपका जो सिलेबस होगा, पहला जो फर्स्ट राउंड है उसमें आपका एमसीक्यूज बेस्ड 200 मार्क्स का पेपर आना है, जिसमें से आपके 20 मार्क्स इस्लामिक स्टडी के हैं, 20 मार्क्स उर्दू के हैं, 50 मार्क्स जो से हैं वो आपके इंग्लिश के हैं, 60 मार्क्स जनरल साइंस एंड एबिलिटी मैथ्स पोर्शन जो सा करवाते हैं हम उसके हैं, और 50 मार्क्स आपके जीके के हैं, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर और पाक अफेयर के सवाल।
अब इसके लिए हमने जो आपका सिलेबस डिजाइन किया है वो ये सिलेबस है, ठीक है, जो हम अपने स्टूडेंट्स को करवाते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर CSS, FPSC, PPSC, ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इसके अंदर इंग्लिश, मैथ्स, पाक अफेयर, करंट अफेयर, ये सारे सब्जेक्ट जो उनसे आपको कवर अप करवाए जाएंगे। कंप्यूटर साइंस, उर्दू, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, इस्लामिक जो कंप्यूटर साइंस है इसको हम जरा मिनिमाइज कर देंगे CSS स्क्रीनिंग के लिए। बाकी सबका जो सिलेबस है वो यही होगा। तो पहली बात ये क्लियर होगी। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या क्राइटेरिया और क्या नहीं। दूसरी बात, आ जाए आप अपने सिलेबस की जानिब। जो हम ये देख रहे थे, जो आपकी ग्रुपिंग है। अब इस ग्रुप में बेटा, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इकोनॉमिक्स में PhD ही क्यों नहीं है, तो इकोनॉमिक्स ऑप्ट करोगे तो अच्छे नंबर नहीं देगी इकोनॉमिक्स। इसमें सबसे अच्छे स्कोरिंग ट्रेंड भी इन दोनों सब्जेक्ट का है, पॉलिटिकल साइंस और IR का, और इनके अलावा कोई और बेस्ट ऑप्शन भी नहीं है। आई पर्सनली सजेस्ट IR। मैंने IR ऑप्ट भी की, मेरे स्टूडेंट्स भी जिन्होंने ऑप्ट की है, दे स्कोर्ड वेल, अराउंड 120 प्लस तकरीबन सब ने स्कोर किया इसमें, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और ओवरलैप होता है, आपकी एफर्ट रिड्यूस हो जाती है। अगर आप IR2 पे ग्रिप कर लेते हैं तो इट मीन कि आपकी करंट अफेयर पे ग्रिप होगी, और अगर करंट अफेयर आती है उसमें सिर्फ थ्योरी अप्लाई कर दें तो आप IR2 पे पूरी तरह ग्रिप कर लेते हैं। फिर आ जाता है ग्रुप 2। ग्रुप 2 में से आपने एक सब्जेक्ट भी नहीं रखना। ये उन लोगों के लिए है जिनके इनमें से किसी में कोई मास्टर्स या ग्रेजुएशन की डिग्री है, ठीक है। तो ग्रुप 1 में से आप IR को रखें, आई सजेस्ट, क्योंकि आपका सिंपल BA और आपने आसानी वाले साइड पे रहना है, मुश्किल काम में नहीं पड़ना। ग्रुप 3 में से कोई सब्जेक्ट ना रखें, अगेन ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। ग्रुप 4 में अगर आप आए, जिसमें से आप कह रहे हैं कि आपने इंडो पाक हिस्ट्री चूज की है, तो बेटा ये आपकी बहुत ही गलत चॉइस है। द रीजन इज कि ये बहुत लेंथी है, जबकि अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री को देखें ये भी लेंथी है, ब्रिटिश हिस्ट्री को भी देखें ये भी लेंथी है। इसमें से जो दो दी बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपने इस ग्रुप में से कुछ चूज करना है, दैट इज हिस्ट्री ऑफ USA, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है और सबसे बढ़ के ये ओवरलैपिंग है, करंट अफेयर में भी काम आनी है, ऐसे में भी कहीं ना कहीं इसको रेलिवेंट आ जानी है, साथ IR उसमें भी काम आ रही है। मानूर को क्वेश्चन हो तो साथ साथ पूछ लें आप। ठीक है। क्वेश्चन नहीं, जो 5 नंबर आपका जो ग्रुप है, इसके अंदर से 2 सब्जेक्ट अच्छे हैं। आपने उर्दू लिटरेचर रखा है जो कि बहुत ही बुरा और लेंथी सब्जेक्ट है, जिससे पूरा उतरना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि तशरीह और वो शेर याद करना, वो चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। इसमें ये जो 2 सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किए हैं, जेंडर स्टडी और एनवायरमेंटल साइंस, ये बेस्ट सब्जेक्ट हैं। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आई विल सजेस्ट कि आप एनवायरमेंटल साइंस रखें। मैंने एनवायरमेंटल साइंस रखी थी खुद, ठीक है, और इसमें 52 टॉपिक्स हैं टोटल, ठीक है, और मैंने जितने भी आगे स्टूडेंट्स को रखवाई है उनके साथ ये अच्छी रही है, क्योंकि हमारे जो टाइम पीरियड था तब पैटर्न और था, अब पैटर्न और है, ठीक है। तो जो एनवायरमेंटल साइंस है, इसके अंदर 52 टॉपिक्स हैं आपके प्रेजेंट सिलेबस में, जबकि जेंडर स्टडीज में टोटल 13 to 14 टॉपिक्स हैं, और स्कोरिंग ज्यादा इस टाइम जेंडर स्टडी है। जेंडर स्टडी वो है जो आप इजीली कवर कर सकते हैं, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं भी है तो आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो इस ग्रुप में आपके केस में बेस्ट चॉइस जेंडर स्टडी है, ठीक है। फिर आ जाता है ग्रुप नंबर 6। ग्रुप 6 में से आपने ठीक सब्जेक्ट उठाया। लॉ वाले सब्जेक्ट आजकल कम स्कोरिंग जा रहे हैं, जबकि क्रिमिनोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है और अच्छा स्कोरिंग ट्रेंड इसका सही जा रहा है इस टाइम। क्लियर है? जी जी। और ग्रुप नंबर 7 से अगर उठा के देखें तो इसमें 2 सब्जेक्ट हैं जो लोग सेलेक्ट करते हैं, एक सोशियोलॉजी और दूसरा पंजाबी, ठीक है। सोशियोलॉजी मेहनत के बाद नंबर दे जाता है कि 60 के अराउंड, एवरेज नंबर इसमें 50 आते हैं, जबकि पंजाबी जो कि बहुत कम एफर्ट से सिर्फ सुन सुना के जस्ट फॉर योर लेयर टाइम अगर आप इसको करें तो ये तब भी आपको जो है 80 प्लस नंबर दे जाता है। पर्सनली स्कोर्ड 83, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लास्ट 2 ईयर में पंजाबी जो से मैंने खुद ही पढ़ाई है लास्ट बैच को, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्टूडेंट हैं वो 70 प्लस इसमें बड़े आराम से जा रहे होते हैं। तो सही है, लिखने में प्रॉब्लम नहीं आती पंजाबी? मानूर बेटा, मैं अगर आपको आसान तरीन अल्फाज में बताऊँ ना, तो मैं उर्दू की एक लाइन भी शायद पूरी तरह ठीक तरह ना लिख सकूं, क्योंकि मेरी शुरू से एजुकेशन जो सी वो ऑक्सफोर्ड रिलेटेड कोर्स में रही, ठीक है। लेकिन मैंने जी। पंजाबी पे बहुत लेस एफर्ट में, बहुत कम टाइम में इसको इतना ग्रिप किया कि आई पर्सनली स्कोर्ड 83 इन इट।
ठीक है, तो मेरी आपको ये सजेशन है और यही दी बेस्ट ऑप्शन है। और देखें आप जितने भी आपके टॉपर्स हैं, ठीक है, उनकी मोस्टली इनमें कोई ना कोई सब्जेक्ट उनके लाजमन होंगे। हाँ, अगर किसी का कोई बैकग्राउंड जियोग्राफी का है तो उसको कहूंगा जरूर जियोग्राफी रखे, ठीक है, या उसके फिलोसफी का है तो उसको जरूर कहूंगा। लेकिन जिस तरह आपका एक रॉ बैकग्राउंड है तो बेटा आपको वो सब्जेक्ट रखने हैं जो आपको तंग ना करें, ठीक है, उसके साथ साथ वो स्कोरिंग भी हो और आप उसको प्रॉपर डायमेंशन में लेके चल सकते हैं। क्लियर है? जी। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो करंट अफेयर है। करंट अफेयर के सिलेबस में आपको बेसिक दिखा दूं ताकि आप जरा साथ चलती रहें। आपने हमारे साथ अगर 1.5 साल कंटिन्यू करना है तो आपका इंशाल्लाह ताला अब इनका जो सा सेशन है वो खत्म होने जा रहा है और 2-4 दिन में, ठीक है ना। जिनके साथ आप पढ़ रही हैं इनके पूरे 4 महीने का बैच पूरा हो जाना, इनके सिलेबस पूरे हो गए हैं, ठीक है। आपको एक आपकी पेस के मुताबिक, क्योंकि ऑब्वियसली आपका बैकग्राउंड सिंपल बीए का है, आपका टाइम टेबल मैंने सेट करना है जिसके मुताबिक आपको रोज का थोड़ा थोड़ा करवा के इंशाल्लाह ताला आपका सिलेबस इसी तरह ब्रेक डाउन करना है कि आखिरी जो 4 महीने का आपको टफ सेशन लगना है ना, उससे पहले आपकी बेस पूरी बना दी जाए, ठीक है। ये देखें, ये आपका सिलेबस है, सारे कर चुके रिलेशंस है नेबर कंट्री के साथ, रिलेशन साथ साथ आपके डोमेस्टिक इशू है, क्या पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं, इकोनॉमिक क्या चल रहे हैं, सोशल क्या चल रहे हैं। इसके साथ जो ग्लोबल इशू है जिसके अंदर से अभी हम एक टॉपिक कर रहे हैं जो आपका नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स है, ठीक है, उनको हम इस टाइम कर रहे हैं। ये जो टेररिज्म है ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट बेसिकली होता है, ठीक है, या इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, या इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, ये सारे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट में आते हैं। क्लियर है बात? जी। और मजीद जौन साहब आपके साथ सेशन में क्लास के बाद कर लूँगा जिसमें मैं आपको मजीद बताऊंगा कि अब आपकी क्या पेस हमने सेट करनी है और आपको चीज़ें किस तरह कवर करवानी है। तो अभी जो टॉपिक अब हम कर रहे हैं उसकी जानिब ज़रा वापस आ जाए। तो बात हो रही थी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स की, ठीक है। तो जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, जिससे आप सबको पता है 1945 में ये एक इदारा क़याम पजीर हुआ जिसका मकसद ये था कि पूरी दुनिया में पीस जौन सा है वो कायम किया जाए और ह्यूमन सिक्योरिटी की बात की जाए। तो यूएन जौन सा बेसिकली 7 मेन पॉइंट्स थे जिनको वो बहुत एमिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कहता है फॉर ह्यूमन सिक्योरिटी। दैट इज इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, पर्सनल, कम्युनिटी, हेल्थ, पॉलिटिकल और फूड। यानी कि अगर आप मईशत की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो अगर आप ह्यूमन सिक्योरिटी को उठा के देखें कि जो आम इंसान है वो कब सिक्योर फील करता है, वो तब सिक्योर फील करता है जब उसके पास पैसा होता है, जब वो इकोनॉमिकली वेल ऑफ होता है, उस टाइम वो सिक्योर फील करता है, ठीक है। अगर इसको इकोनॉमी को नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में देखा जाए तो अगर पूरी दुनिया में कोई डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है, डिप्रेशन के बाद शॉर्टेज हो जाती है किसी चीज की, या अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिस तरह पाकिस्तान में हुआ है, तो वो ह्यूमन लाइफ में जो उनका इकोनॉमिक मैटर है उसको डिस्टर्ब कर सकती है। ऐसे ही है या नहीं है? एग्जैक्टली सर। इन्वायरमेंटल की आप एग्जांपल दें कि इन्वायरमेंट में कौन सा ऐसा इशू है जो ह्यूमन लाइफ को डिस्टर्ब करता है। मनूर आप बताएं बेटा। सोचें जरा कि कौन सा ऐसा इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू है। स्मोक ने इफेक्ट किया या नहीं किया? किया है सर, बहुत ज्यादा। ये जरा मनूर को चलने दें साथ। मनूर बताएं बेटा, कोई और इस तरह जी के जी मुझे सर। बताएं, कोई नेचुरल डिजास्टर बताएं। हिंट मैं आपको दे देता हूँ जो आम लोगों की जौन सी लाइफ को डिस्टर्ब करता है। फ्लड आ जाए, क्या ख्याल है मनूर? ऐसा है या नहीं है? है सर। है ना, फ्लड आ जाए, ठीक है। अगर कोई देखने को वॉल्केनोज हो जाए, ठीक है, वॉल्केनिक करप्शन हो जाए, कोई ये अर्थक्वेक जो आ लास्ट जाए। वायरस आया था ये भी। वायरस आया था, अब वायरस जो सा वो जाएगा हेल्थ में। वेरी गुड, अब स्टार्ट हो गई आप, ठीक है। वायरस जाएगा हेल्थ वाले इशू में, ठीक है। तो ये जी। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं जो आम इंसान की लाइफ को जो सा डिस्टर्ब करते हैं।
इन्वायरमेंटल में हमने वो लेने जो आपकी नेचर से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, लाइक बारिशें बहुत ज्यादा हो गई, फ्लड आ गए, तूफान आ गए, वो अब उसका कोई पर्सनल इशू है, जस्ट लाइक कोई एक हाउस होल्ड है, कोई बीमारी खुदा ना खास्ता किसी को ऐसी लग जाती है, ठीक है, कोई भी फैल जाती है, पर्सनल में आप कोविड की भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये जो अभी जो चल रहा है इसकी भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये हेल्थ इशू है, लेकिन उसका पर्सनल इशू हो तो ये भी उसको डिस्टर्ब कर सकता है। अगर किसी को कोई लड़ाई झगड़े का इशू हो वो भी इसको डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। फिर कम्युनिटी की साइड से कौन सा इशू है, जस्ट लाइक ये क्लैरिक का इशू एक आया हमारा, ठीक है, कि मौलवियान हजरात ने सड़कें बंद की, इसने भी आम इंसान की लाइफ को डिस्टर्ब किया। हेल्थ की एग्जांपल पहले मानूर ने दी है, क्या एग्जांपल दी उसने, जिनकी जो वायरस आ रहा है। इसी तरह पॉलिटिकल का बताएं, और मिलिट्री कूप हो जाए, मिलिट्री कूप किसे कहते हैं पता है? नो। मिलिट्री कूप कहते हैं कि आपकी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको अगर मिलिट्री टेक ओवर कर ले, जिसको आप मार्शल लॉ कहते हैं, डिक्टेटरशिप कहते हैं। अब पता चला मानूर, पता है मार्शल लॉ डिक्टेटरशिप का? नो सर। मार्शल लॉ और डिक्टेटरशिप बेटा कहते हैं आपकी जो इस टाइम प्रेजेंट गवर्नमेंट है ना, ये आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जिसको आप खुद इलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिसेंट आपको आपके कुछ साल पहले आपके बचपन में याद होगा मुशर्रफ की गवर्नमेंट यहाँ पे रही है, जी जी। ठीक है। अब मुशर्रफ को आपने वोट तो नहीं दिए थे, नहीं। ठीक है। मुशर्रफ वाज बेसिकली एन आर्मी जनरल, और उसने आपकी गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया था, तो इसको डिक्टेटरशिप कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो डिस्टर्बेंस हो वो आम इंसान की लाइफ को डिस्टर्ब करेगी। लास्ट एग्जांपल अगर रिसेंट आप उठाएं तो टर्की में ये होना चाह आज से कुछ 4-5 साल पहले तैयब उर्दगान के अगेंस्ट वहां की आर्मी ने मिलिट्री कूप प्लान आउट किया कि हमने गवर्नमेंट पे कब्जा कर लेना है और हमने डिक्टेटरशिप ले आनी, पर वो नाकाम हो गए। फिर लास्ट आ जाता है फूड, ठीक है। फूड जैसा कि आपको पता है फूड इज अ बेसिक नीड, तो अगर फूड ही आपको ना मिले, लाइक कोई अगर ऐसा कोई डिजास्टर आ जाता है, कोई बीमारी ऐसी, कोई वायरस ऐसा आ जाता है जो आपकी फसलों को नुकसान पहुंचा देता है, तो आपकी डेली जौन सी फूड जौन सा वो नहीं पूरा हो रहा, तो इट्स अगेन दिस इज एन थ्रेट फॉर ह्यूमन सिक्योरिटी, ठीक है। अब इसके साथ अगर आप नॉन ट्रेडिशनल की जानिब जाएं, ये तो वो हो गया जिसके बारे में हर बंदे ने सोचा होता है कि ये चीजें जो सिक्योर होनी चाहिए। अब इसके साथ साथ जो अभी एक मसला बनना शुरू हुआ है वो आ गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की क्या आपका जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। अब जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी, जस्ट लाइक एक घर में पहले अगर किसी के पास अगर जमीन की बात करें तो कोई एक कैनाल में घर था, उसके 2 बच्चे हुए तो दोनों बच्चों में वो 10-10 मरले डिवाइड हो गया। अब पॉपुलेशन जब ज्यादा बढ़ेगी, किसी के 7 बच्चे हैं तो वो एक कनाल में किसी को नहीं आने 2-2 मरले भी, ठीक है। तो ये नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट है। अगर आबादी बढ़ जाएगी जो अभी हुआ है जिस तरह लाहौर में हुआ है, तो वसाइल के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा। जस्ट लाइक आप लाहौर में निकले आपकी हर सड़क ही भरी हुई है, ठीक है। हमने यहाँ से एकेडमी अपना जाना हो, मैं मतलब कैंट में मेरी रिहाइश है, यहाँ कैंट से जॉर्ज टाउन में एकेडमी, तो 30 मिनट आपको वहां जाते हुए लग जाते हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। सोशल डिसऑर्डर, जस्ट लाइक रिसेंट एक मौलवियों का इशू मैं आपको साथ साथ कंपेयर करके बताता जा रहा था कि इसमें जो जो है, ठीक है, ये चीजें वो थी जो आपकी जाती है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट में। नेचुरल डिजास्टर मैंने आपको बताया, ठीक है, वाटर, फूड, एनर्जी स्केर्सिटी ये बताया आपको, पेंडेमिक जिसका आप अभी नाम सुन रहे हैं जो मारनूर ने भी हमें बताया, हेल्थ इशू। तो दीज ऑल आर बेसिकली नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। क्या ये क्लियर है आपको? सर सेम चीजें ज्यादातर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट में भी आ रहे हैं सर। देखिए ट्रेडिशनल मैंने आपको पहली बात एक बताई थी बेटा, हेल्थ जो सा ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, हेल्थ का इशू हो सकता है, ऐसे ही है ना, आपने सोचा हुआ हेल्थ का हो सकता है, लेकिन कोविड-19 है हेल्थ का इशू, लेकिन ये एक पेंडेमिक है जो ग्लोबल पेंडेमिक बन चुका है। जी जी सर, गाट इट, बिल्कुल। अब समझ आ गई ना बात की, कि छोटी मोटी बीमारी का आ जाना तो एक नॉर्मल सी बात है। मलेरिया आया, मलेरिया कोई इशू क्यों नहीं, दवाई दो ठीक हो जाएगा, वैक्सीनेशन कर दो। लेकिन जिस चीज का कोई इलाज ही नहीं है, एक पेंडेमिक बन गया, एक डिजास्टर बन गया, तो दैट इज अनकंट्रोलेबल।
जी ठीक सर। है, ये दोनों में मेन डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर आसान लफ्जों में कहा जाए तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है ये है जो ये 6-7 यूएन ने हमें बताए, और इनके बरक्स जो मैंने आपको साथ उन्हें एलाबरेट करके बताया कि एनवायरनमेंट में और क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, कोई तूफान आ जाए, कोई सैलाब आ जाए, तो ये तो यूएन ने नहीं बताया कि सैलाब का आना भी थ्रेट है। ठीक है, तो वो चीजें जौन सी हैं वो एक लॉन्ग टर्म इशू क्रिएट करती हैं दैट आर नॉन एज नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। अब मानूर आपकी एक थोड़ी सी जौन सी है ना एक्सरसाइज है, जो आपने इसको एक्सरसाइज कह लो या असाइनमेंट कह लो, आपने एक चार्ट आज बना के अभी शेयर करना है ग्रुप में। एक तरफ आप लिख रहे हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट और एक तरफ नॉन ट्रेडिशनल लिख रहे हैं। ठीक है, नाम सारे आपके पास इन स्लाइड्स में भी मौजूद हैं जो आपसे ग्रुप में शेयर किए गए। इनके अलावा भी कुछ जेन में आए तो वो भी आपने लिखना है, और वो एक पेज हमें शो करवाना है कि ये जौन से हैं ये थ्रेट्स हैं जो ट्रेडिशनल में आएंगे और ये नॉन ट्रेडिशनल में आएंगे। कर लोगी? यस सर, ट्राई करूंगी। ट्राई करें, इसी तरह थोड़ा जरा स्टार्ट होंगी, चीजों की समझ आनी शुरू होगी। अब एक आपने रीडिंग है द कमिंग एनार्की, ये आपने निकाल लेना रॉबर्ट डी कैप्लन की, इसको आपने आज पढ़ना है फहीम। ये मनूर आपके लिए नहीं, फहीम आपके लिए ये। जी सर इंशाल्लाह। अब इसमें साइमन पी हटिंगटन का बहुत मशहूर आर्टिकल है, मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। ठीक है, जिसका नाम क्या था, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, कुछ याद है फहीम? जी सर एग्जैक्टली सर, ये आया था ना जो फ्रांसिस फुकुयामा का बुक था एंड ऑफ हिस्ट्री, उसकी क्रिटिक में हम्म। आया था ये। जी सर, ये मैंने तो पढ़ा था उसमें मैंने। तो उसमें भी देख लें कि वो जिन चीजों की बात कर रहा था वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट थे। ठीक है, अब कमिंग एनार्की में उसने जो चीजें बात की हुई है ना, उसने कहा हुआ स्केर्सिटी, पानी का कम हो जाना। देखिए आज से 10 साल पहले हर कोई जौन सा था अपने घर की टूटियों से पानी निकाल के पी लेता था। आज आपको जौन सा है वो फ्रेश वाटर के लिए हर किसी कोई जौन सा फिल्टर का वाटर मंगवा के यूज करना पड़ रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये भी वक्त आएगा। क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, ऑब्वियसली पावर्टी जब बढ़ेगी, लोगों को पास पैसा नहीं होगा, तो वो अपनी बेसिक नीड पूरी करने के लिए भी क्राइम की तरफ जाएंगे। ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, रिसोर्सेज पे जौन सा है वो बहुत ज्यादा लोड आ गया, तो इसने इसमें जौन सा कमिंग एनार्की में ये बताया था कि आने वाले वक्त में ये प्रॉब्लम जौन सी सामने आएंगी, तब ये प्रॉब्लम नहीं देगी कि हमारा हमसाया हमें बम मार के खत्म कर सकता है। तो आपकी इंटरनल जौन सी डोमेस्टिक बॉर्न इश्यूज हैं वो इतने ज्यादा हो जाएंगे कि आपको ये खुद जौन सा है तबाही की तरफ लेके जाएंगे। अब पूरी दुनिया में इस टाइम अफ्रीका में उठा के देखें, अफ्रीका को खत्म करने की जरूरत ही नहीं किसी को, क्यों नहीं है? ये जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो बता सकता है यहाँ पे क्या है। सर ये सत्ता गुर्बत से इतने हम्म, नीचे जा चुके हैं तो ये तो खुद खत्म है। ये खुद खत्म है। ठीक है, द थिंग इज कि वहां पे जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, जो उनके इंटरनल इश्यूज हैं, सबसे बड़ा पावर्टी, गुर्बत, पावर्टी कहते हैं मानूर गुर्बत को, इन चीजों ने उन एरियाज को वैसे ही खत्म कर दिया। ठीक है, तो ट्रेडिशनल की तरफ बाद में जाना है, पहला जो इशू होता है वो नॉन ट्रेडिशनल होता है। ठीक है, जस्ट लाइक पाकिस्तान जिस टाइम बना था, सबसे बड़ा जो इशू था वो यहाँ क्या थी कि यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, गवर्नेंस नहीं थी, तो हमसाये का तो खतरा था ही था, उसके साथ आपको अपना भी इशू था कि हाउ वी आर गोइंग टू सर्वाइव। ठीक है, तो अगर आप नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को एग्जाम्पल्स को डिवाइड करें, जो मैंने असाइनमेंट दी मानूर को भी, वो ये आपके सामने इस टाइम। पॉलिटिकल साइड पे देखें तो फेल्ड स्टेट, गवर्नेंस के इशू, अफगानिस्तान, लिबिया, इराक, सोमालिया, गाना, इन स्टेट्स को उठा के देखें, इनके इशू तो आपके सामने। ठीक है, सोशल कल्चर को अगर उठा के देखें, टेररिज्म, एथनिक इशू, क्राइम, वायलेंस, ओवर पॉपुलेशन, माइग्रेशन, फूड डिजीजेस, ठीक है, ये आपके सामने है। एबोला, पोलियो, कोविड, ये सारे आपके जो है सोशल कल्चरल इशूज है। इकोनॉमिक की बात करें, जीडीपी, एनर्जी, करप्शन, ठीक है, तो ये चीजें जो सी आपकी, ये जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं। इन्वायरमेंट की बात करें तो स्केरसिटी, फूड, ठीक है, उसके फ्लड्स, सॉरी वाटर जो है उसकी स्केरसिटी है, फ्लड्स आ रहे हैं, ठीक है, कोई और इस तरह के डिजास्टर्स हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो सी ये चीजें आपके लिए अलार्मिंग है। सो दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स का आपको नाम भी आना चाहिए, सारे याद कर लें जो यूएन ने आपको दिए हैं, ये कहीं ना कहीं आप रेफर करेंगे। और अब जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स की वॉर चल रही है,
उसको आप कहते हैं 4th जनरेशन एंड 5th जनरेशन वॉरफेयर। फहीम आप बताएं क्या होता है 4th एंड 5th जनरेशन वॉरफेयर, आपको इस बारे में यकीनन पता है। जी जी सर, इसमें ये होता है कि जो एग्जैक्टली वार आमने सामने तो नहीं होता, लेकिन इसमें टैक्टिक्स अप्लाई की जाती है। मींस अगर जिस किसी भी वहाँ अपनी कंट्री में वो करना है, तो आप उसमें फेक प्रोपेगेंडा वहाँ गुड, डाल दें, वहाँ वेरी उसकी गुड, वेरी गुड, पॉपुलेशन वेरी को गुड, वो कर। जी सर। वेरी गुड। अब इस सेंस में पहले इसको टेररिज्म वगैरह जो से तो उसको 4th जनरेशन रेफर किया जाता था, कोविड-19 को रेफर किया जाता है कि 5th जनरेशन वॉरफेयर है, और चाइना ने दुनिया में मुख्तलिफ इकोनॉमीज को तबाह करने के लिए इसे स्टार्ट किया। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर था जब आपकी तलवारों से लड़ाई होती थी। सेकंड जनरेशन आई, उसने बंदूकें ले ली, को तोपें ले ली। थर्ड जनरेशन आई, उसने क्या किया जी, उसने न्यूक्लियर वेपन बना लिए। फोर्थ जनरेशन आई, वहां उन्होंने डिस्टर्बेंस की, जिस तरह टेररिज्म यहाँ पे फैलाना चाहा इंडिया ने, ठीक है, कि आप सोशली इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे खुद ही लड़ लड़ के मर जाए। और फिफ्थ जनरेशन क्या आई, कि वो ऐसा पेंडेमिक आप लॉन्च कर दे, ऐसी डिजीज लॉन्च कर दे किसी कंट्री में जाके कि उन्हें होश ही ना आए आपसे लड़ने की, और वो इकोनॉमिकली तबाह हो जाए। बात समझ में आई मानूर आपको भी? आई या नहीं आई? यस सर। जहाँ समझ रहा है बेटा पूछ लेना, 1-2 दिन लगेंगे आपको एक लेवल पे आते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आप देख लें कि एक कन्वेंशनल टाइप है, ठीक है ना, एक वो है जो अब जो उनसे एक हाइब्रिड वॉरफेयर जारी है, एक उसमें टाइप है। और अब जो इससे नेक्स्ट जो वॉरफेयर आ रही है 5th जनरेशन, वो इन कन्वेंशनल से भी आगे हैं और हाइब्रिड से भी आगे हैं, क्योंकि वो जो सी है वो उसमें ना कोई आपको खुद कुछ करना पड़ना है, जस्ट यू आर मेकिंग अ वायरस जिसने जाके पूरी किसी कंट्री को तबाह कर देना है। तो नॉन ट्रेडिशनल आपको करवाना क्यों जरूरी था कि यू मे रेफर this global pandemic as a non-traditional security threat. Is it clear? कोई सवाल आपका इस टॉपिक के बारे में हो तो आप पूछ सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जिनके कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे, और आप फर्दर जब इसको किसी भी करंट अफेयर के टॉपिक में यूज करेंगे तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए जगह जगह रेफर होगा, आपको नाम इसका आना चाहिए कि व्हाट इज दिस। क्लियर है सर, नो क्वेश्चन। मानूर आपका कोई सवाल बेटा? नो सर, अभी नहीं। अब इसके साथ साथ हम जो नेक्स्ट टॉपिक अभी देखने जा रहे हैं दैट इज यूएन। यूएन इज नॉट अ टॉपिक, इस पे क्योंकि सवाल आपको पता है आ जाता होता है कि यूएन का ग्लोबल पीस में क्या रोल है, तो उसमें आपको बेसिक ये पता होना चाहिए था कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कि यूएन को बनाया क्यों गया। ठीक है, यूएन को क्यों बनाया गया, को बताएगा फहीम? सर ताकि पीस मेंटेन रहे, देखिए कोई पूरी जंग ना दुनिया में हो। ना 2 जंगें हुई हैं जिनको आप 2 जंगे अजीम जंग भी कहते हैं। ठीक है, वो 2 जंगे अजीम कब कब हुई हैं? सर फर्स्ट 1914 से 1919 तक, और जी, सेकेंड 1935 से 1945 तक। वेरी गुड। तो मानूर बेटा 2 जंगें हुई हैं पूरी दुनिया में जिनको जंगे अजीम और वर्ल्ड वॉर भी का नाम दिया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में 5-6 पावर्स आपस में लड़ रही थी। ठीक है, तो ये जो 5-6 पावर्स आपस में लड़ रही थी और फिर ये सारा इशू हुआ, इसके बाद पूरी दुनिया ने ये सोचा कि हमने दुनिया को ऐसी डिस्ट्रक्शन से बचाना है, और उस डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए उनके पास क्या हल था कि हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एक बना दें जिससे लोग अपने मसलों मसाइल को बैठ के आराम से हल करें। तो 1919 में, ठीक है, 1919 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। नाम से ही आप देख लें कि लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, इसका मकसद ये था कि जो दुनिया में कोई इशू हो जाए, कोई किसी कंट्रीज के आपस में मामलात हैं, तो दोबारा कोई ऐसी जंग ना हो जिसमें बहुत सारे लोग मरें, बल्कि लोग बैठ के अपने मामलात को प्यार मोहब्बत से आराम से हल कर लें, जो कि अगेन फेल्ड हुई एज के दुनिया में फिर दूसरी जंग अजीम होगी जो फहीम ने बताया। दैट was from 1939 to 1945, and after this destructive warfare of World War II, the world again decided to make such an organization that may be capable to, you can say, solve global disputes, to solve disputes in amicable means, और लोग जो थे वो ऐसी जंग की तरफ ना जाए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन, और जिसका मकसद ये था कि सारे लोग यहाँ बात करें, और आप जिस तरह पहले कॉन्फ्लिक्ट होते आए हैं वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और बातों को आराम से बैठ के हल किया जाए।
193 कंट्रीज जौन से थे इन्होंने इसको ज्वाइन किया। पाकिस्तान इज वन जिसने इसको ज्वाइन किया। ये इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी आपको बताया है, वर्ल्ड वॉर वन, 14 पॉइंट्स ऑफ विड्रो विल्सन, जिसमें लीग ऑफ नेशन बनी 1919 में, 1919 में, जिसका ऑब्जेक्टिव यही था कि पूरी दुनिया में पीस कायम हो। पीस कायम नहीं हुआ, ऑर्गेनाइजेशन फेल हुई। और उसके बाद अगेन जौन सा है, आपने वर्ल्ड वॉर टू को देखा और आपने एक दोबारा फिर ऑर्गेनाइजेशन बना ली, जो आपकी याल्टा कॉन्फ्रेंस, याल्टा एक जगह का नाम है, वहाँ ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। और उसके बाद फिर सैन फ्रांसिस्को फिर एक जगह का नाम है जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ पे आप फाइनली इस डिसीजन पे पहुंचे कि हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, इसके सारे कंट्री मेंबर होंगे और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम आने वाली नस्लों को जंग से बचा सकें। ठीक है, हम पूरी दुनिया में पीस और सिक्योरिटी कायम कर सकें। ठीक है, हम ऐसे मेजर्स ले सके जो कि पीस के लिए जो खतरे हैं उनको रिमूव कर सके। ठीक है, और हम क्या कर सके कि हम जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं चीजें, उनको अवॉइड करके पीसफुल वे से अपना जौन सा है वो मामलात को हल कर सके। अब मेरा आपसे सवाल है, जवाब मानूर आपने देना है, क्या यूएन ने ये किया या नहीं किया? मानूर, यस सर। क्या यूएन के बनने के बाद पूरी दुनिया में पीस हो गया या नहीं हुआ बेटा? सर हुआ है। कैसे हुआ? कश्मीर का इशू सॉल्व हुआ? नो। फिर पीस हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब फहीम आप जवाब दें, पढ़ा लिखा जवाब दें इसका। मानूर आपने जी सर परेशान हुआ नहीं है। होना, आप जैसे ही थे ये सारे। ठीक है ना, जी लेकिन सर क्या है कि बिल्कुल। अब इनके ये पढ़ने के बाद ही अब इस लेवल पे आ गए हैं कि ये वो बताते हैं कि जो विद सॉलिड आर्गुमेंट्स होता है। अब आप बताएं कैसे पीस हुआ और कैसे नहीं हुआ, आर्गुमेंट्स दें फहीम। जी सर, सर बिल्कुल पीस हुआ है। अगर हम देखें स्टेट टू स्टेट तो इस तरह की क्लेशेस तो होती हैं, कश्मीर का इशू हो, फिलिस्तीन का हो, लेकिन वर्ल्ड वार अगर हम देखें वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर नहीं वाइड हुई, वेरी गुड। इस तरह के तो नहीं। ये एक सपोर्टिंग आर्गुमेंट है कि पूरी दुनिया में उसके बाद वर्ल्ड वॉर नहीं हुई, जो यूएन की सक्सेस है। ठीक है, फिर स्टेट टू स्टेट जो इश्यूज है, ठीक है, तो कुछ मामलों में यूएन की सक्सेस है, पूरी तरह सक्सेस नहीं है, पर कुछ मामलों में फेलियर है। ठीक है, जस्ट लाइक जो इजराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट है, पता है ना मानूर उसका? नो सर। फलस्तीन का नाम सुना हुआ है? जी जी। वो फलस्तीन के ऊपर जो यहूदी इजराइल वाले जुल्म कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी जगह कब्जा कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं पैलेस्टाइन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, आपका कश्मीर इशू है। ठीक है, ये वो इश्यूज हैं जिसके अंदर यूएन कुछ भी नहीं कर सक रहा, तो इट्स अ फेलियर। ठीक है, तो यूएन इज सक्सेसफुल टू मेंटेन बेसिक स्टैंड्स के पूरी दुनिया में कोई और वर्ल्ड वॉर ना हो। ठीक है, जिसका बेसिक यूएन की कामयाबी नहीं, वो बैलेंस ऑफ पावर जो रियलिज्म का कॉन्सेप्ट था उसकी कामयाबी है कि अब न्यूक्लियर वेपन जहाँ पे आ गए वहां उनसे लड़ता नहीं है। नहीं तो अमेरिका ने अटैक किया ईरान पे, सॉरी इराक पे, यूएन कुछ भी नहीं कर सकी। सीरिया में जो कुछ हुआ यूएन कुछ भी नहीं कर सकी। तो ज्यादा जो पॉइंट है वो यूएन के फेलियर की तरफ जाते हैं, अलावा इस एक पॉइंट पे कि उसके बाद कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुई। तो वर्ल्ड वॉर का ना होने की वजह ये नहीं है कि जनाब इस टाइम यूएन बहुत पावरफुल है, वो रोक देती कि वर्ल्ड वॉर होने जा रही हो। अमेरिका जरूर नॉर्थ कोरिया पे हमला करता जैसे उसने इराक पे किया था, लेकिन वो इसलिए नहीं कर सका क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी न्यूक्लियर कंट्री था। उसे पता था हम इनको मारेंगे या हमें मारेंगे। सर वही बात, बैलेंस ऑफ पावर आ गई नहीं। बैलेंस ऑफ पावर आ गई। तो बेसिकली बैलेंस ऑफ पावर की वजह से दुनिया में पीस मेंटेन हुई है, ना कि यूएन की वजह से। यूएन ने जो काम किया है उसमें इनका फेलियर ही है और कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ इश्यूज जो उनसे वो निगोशिएबली चीजें हल हुई हैं, जिस तरह सिक्योरिटी काउंसिल एक इसका कामयाब ऑर्गन है। ठीक है, आईसीजे कुछ हद तक कामयाब ऑर्गन है कि दुनिया के पास एक ऐसी जगह जरूर है कि जहाँ बैठ के आप बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर वन और टू की अगर आप उठा के देखें तो आपके सामने है कि वर्ल्ड वॉर वन में 37 मिलियन ओवरऑल जो थे लोग मरे थे, और वर्ल्ड वॉर टू में 60 मिलियन जो से वो लोग आपके मरे थे। ठीक है, तो ये जो सारे जो से हुए, इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए यूएन ने अपने कुछ बेसिक ऑर्गन बना दिए। यूएन जनरल असेंबली और सेक्रेटेरिएट जो है ये जो था आपका जनरल गुफ्तगू के लिए कि यहाँ आए, बैठे, गपशप करें। सिक्योरिटी काउंसिल जो था एक इदारा जिसमें उन्होंने जजेस भी रखे। ठीक है, ये सिक्योरिटी काउंसिल ये कि कंट्री टू कंट्री किसी का इशू हो
वो दोनों सिक्योरिटी काउंसिल के पास आ जाए तो उनका इशू हल करा दिया जाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक इदारा जो यूएन के अंडर एक ऑर्गन है उसका, जिसके अंदर कोई किसी कंट्री का इशू हो किसी इंडिविजुअल के साथ, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए, उसका इशू रिजॉल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है। सिमिलरली इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके अंदर कोई भी आपका कोई इकोनॉमिक इशू है वो यहाँ पे लेके जाया जाए, कुछ सोशल प्रॉब्लम है वो जो सी यहाँ पे डिस्कस होती है और उसके बाद कोई ना कोई उसका हल आ जाता है। जी फहीम। सर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक स्टेट का किसी इंडिविजुअल के साथ एज ए पर्सन एक मसला एज हो। एज अ पर्सन नहीं, एज अ कंपनी। ठीक है। देखें जो जी जी। आपका रैकोडेक का केस था वो भी यहाँ गया है। हाँ सर, वो ठीक है। कुलभूषण जाधव का। हाँ, कुलभूषण जयदेव का भी यहाँ गया है कि वो एक बंदे की वजह से इशू था कि कुलभूषण को छोड़ दें। ठीक है ना। उसमें ये इशू नहीं था कि अमेरिका पाकिस्तान ये नहीं कह रहा था कि जी हमारी जमीन पे इंडिया ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ये कह रहा था कि ये बंदा जो सा ये इंडियन स्पा है जिसको पहले इंडिया कबूल नहीं कर रहा था। ठीक है। तो वो केस की रिट गई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। कुलभूषण यादव के अलावा रैकोडेक का केस था, एक कंपनी का आपके साथ इशू था, वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया। जी सर। लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उसका नाम ही देखें कि वो ऐसे केस की तरफ जाएंगे जो दो कंट्रीज के दरमियान बाहिमी तसादुम जो कि आम लोगों को डैमेज करे उसकी वजह बन रही है। बात समझ में आ गई फहीम? यस सर बिल्कुल। जैसे कि हमारे कश्मीर इशू है, कश्मीर फिलिस्तीन इशू इशू। इसको कहते हैं यूएन पे ले जाए, इंडिया वाले कहते हैं नहीं लेके जाना, तो क्योंकि यूएन में केस वही जा सकता है जो कंसेंट ऑफ पार्टीज, दोनों पार्टियां तैयार होकर ठीक है यूएन हमारा फैसला कर दे फिर जाए तो फिर होता है। पाकिस्तान कहता है कि चलो उधर, इंडिया कहते हैं उन्हें नहीं जाना। इसीलिए तो इंडिया कह रहा है कि ये हमारी इंटरनल मसला है ना। वहाँ जा हाँ ही नहीं जी, रहे। वो यही कहता है ना, वो यही स्टांस बनाता है कि हम इसको क्यों लेके जाएंगे, हमारा इंटरनल मसला है। अब जनरल असेंबली इसका एक ऑर्गन है जिसके अंदर हर साल सितंबर में डिबेट्स होती हैं। ठीक है। इस दफा 73rd इसका सेशन हुआ जिसमें क्या था कि सारे मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, वो एक दूसरे तक, मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जो बोल रहे हैं वो आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचती है। ठीक है। और सिर्फ आवाज ही पहुंचती, होता कुछ भी नहीं है। ये जनरल असेंबली है। सिक्योरिटी काउंसिल, इसके 15 जो उनसे मेंबर होते हैं, 15 जजेस होते हैं, जिनमें जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, इनके जजेस होते हैं। और 10 जजेस जो से वो नॉन परमानेंट मेंबर कंट्री से उठाए जाते हैं। ठीक है। ये डिसीजन बॉडी है अगेन, जिसका मेन मकसद क्या है कि दुनिया में कोई इशू ऐसा हो जाए तो ये उसे रिजॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें भी एक 2 नंबर ये मौजूद है कि अगर नीचे वाले 10 जजेस को फैसला कर देंगे, 14 जजेस ने भी फैसला किया हो, एक को परमानेंट मेंबर उसे वीटो कर दे तो वो फैसला कलअदम करार दिया जाता है। मतलब कोई ना कोई उन्होंने ऐसे लूप होल इसमें जरूर रखे हैं कि अपर पावर को एज मिलता रहे। ठीक है। फाइव यूएन परमानेंट चार्टर जो जो 5 परमानेंट जो पार्ट है उनको वीटो का हक है। उनको वीटो का हक है ना, वो वीटो कर सकते हैं किसी फैसले को। वो वीटो उनमें से कोई एक भी वीटो कर दे तो फैसला फारिग। ठीक है। तो ये सारा सिक्योरिटी काउंसिल में बात आ गई। इसकी आपको पता होना चाहिए फॉर्मेशन कैसे होती है, क्या करते हैं। पाकिस्तान भी इसके नॉन परमानेंट जो मेंबर है उसमें चूज होता है एज अ जज। तो ये एक जनरल है जो उसी तरह आपके होता होता है। और वीटो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, वीटो इज माइट इज राइट, वो एक सही फैसला भी है। सारे जो मर्जी करते रहे, अगर ऊपर से जिस तरह अमेरिका वो अपने खिलाफ कोई भी बात यहाँ पे प्रूव नहीं होने तो वीटो कर देता, तो फैसला फारिग हो जाता। ठीक है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। मानूर वीटो को पता चल गया क्या? सर नहीं वैसे चला? भी ओवरऑल देखा जाए ना तो यूएन जो है एक प्लेटफॉर्म है यूएस के लिए, वो अपनी एजमनी को बढ़ाने के लिए यूज करती है। देखिए अब इससे एक्चुअली ये एक प्लेटफॉर्म ही है। यूएस जो है क्योंकि इस टाइम मोस्ट पावरफुल कंट्री है, उसकी इकोनॉमी को जब तक शिकस्त ना दी जाए, ठीक है, तो उसने ऊपर ही रहना है। ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से अगर आप देखें जो यूएन फेल हो रहा है, कि यूएन में भी यूएस का एक हेजमोनिक रोल ही है। यूएस मीन अमेरिका मानूर के लिए 21st सेंचुरी एंड यूएन, इसमें आप देख लें कि जो फेल्ड
सारे इनके जो से हैं मामलात वो आपके सामने, कुछ भी नहीं कर सका यूएन 21st सेंचुरी में जो इंटरनेशनल इश्यूज आए हैं उनसे। और प्रॉब्लम क्या है, सवाल आ जाता है कि कौन से ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो हो, तो उसमें आप खुद देख लें। ठीक है, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सर ये स्टेट्स पे जो, डिसप्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाँ जी स्टेट्स, स्टेट्स, हाँ जी, ये क्या है? ये जो अभी है कि वो 5 जौन से हैं वो वीटो पावर वाले हैं, वो जो चाहे ओके, कर लें। ठीक है ना, तो इस चीज को जौन से खत्म किया जाए। ठीक है, और उसको सेगमेंटाइज किया जाए कि हर जगह से किस बेसिस के ऊपर हमने एशिया से किस बेसिस पे उठाने हैं, यूरोप से किस बेसिस पे उठाने हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठे हों वो रिप्रेजेंटेटिव सबके हों। चेंज द पावर इक्वेशन, वही जो आपकी जो मोस्ट पावरफुल वहाँ बैठे हुए हैं उनके पास वीटो और आपके पास वीटो नहीं, या तो वीटो सबको दे दो या किसी को भी ना दो। इनएडिक्वेट चार्टर, चार्टर में हर चीज क्लियर नहीं है, जनरल असेंबली में बातें होनी तो बातों के बाद क्या होना है, कोई एक्शन प्लान तो है ही नहीं। ठीक है, इन इफेक्टिव पीस मेकिंग, सिर्फ बातें हैं, कोई दुनिया में पीस आ ही नहीं रहा। ठीक है, अगर आप इससे आगे मजीद चले तो जो न्यू चैलेंजेस, न्यू सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जिस तरह कोविड आया है, तो इसमें उसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं। बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये इसके साथ रिकमेंडेशंस है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आ जाता है आपका यूएन का। तो आज आपको मैंने जो 2 चीजें बताई हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट और यूएन की बेसिक फार्मूलेशन। इन दोनों को अच्छी तरह पढ़ लेना है। उसके साथ मैंने आपको ट्रेड पे इसी तरह एक स्लाइड भिजवाई है, उन्हें पढ़ लेना है। कल का लेक्चर और आज का लेक्चर सुनेंगे जिसमें आपको ये सारा कुछ बड़ी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है। मानूर, सर अभी मुझे इतनी समझ नहीं आ रही, जब आएगी फिर मैं हाँ, पूछ लूंगी आपसे। क्योंकि पहला लेक्चर था ना आपका, तो आपको इंशाल्लाह एक सेपरेट टाइम दे के उसको चलाना पड़ना है साथ। सर नासरा, ये सर ये ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से आपने पढ़ाया ना यूएन का, या वैसे? ना ग्लोबलाइजेशन तो हमने कल कर ली, मतलब ये सारे टॉपिक वो हैं जिस पर डायरेक्ट सवाल नहीं होता, लेकिन इसका ओके ये हर जगह काम आने वाली बातें हैं। ओके ओके। कम्पिटिटिव एग्जाम में भी यही चीजें आती हैं। कॉम्पिटेटिव मे एग्जाम के बारे में ही, मतलब जो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस है ना, उनमें भी ये चीजें। एमसीक्यूज में भी चीजें बिल्कुल आ जाती हैं, सही कह रही है, यस। उसमें भी चीजें काम आती हैं। लेकिन ज्यादा जो है ना, ये आपके जो करंट अफेयर के जो सवाल है ना, उसमें ये चीजें आपकी काम आ रही है। जिस तरह ग्लोबलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपने रेफर करना ही करना है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को भी आपने रेफर करना है। यूएन आपको पता है वो हर काम में घुसी हुई है। यस सर, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो है उसके बारे हम्म, में थोड़ा सा, यानी कि चाहे एक अलग से टॉपिक, यानी कि उसका लेक्चर रख लें, वो अच्छा, मैंने आपसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन क्या है बेसिकली? यानी कि एटमी हथियारों का अदम फैलाव जो है ना, उसके अजय मुतालिक है ये। फिलहाल, ठीक है, तो इसका बेसिक जो पर्पस है वो यही है कि आपका जो न्यूक्लियर वेपन है इसको इस तरह सिक्योर बनाया जाए कि जिन कंट्रीज के पास है उससे बाहर इसकी टेक्नोलॉजी ना आ जाए। ओ, सर वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ना एक कंफ्यूजन है डॉक्टर अब्दुल हम्म, लतीफ खान के हवाले से, हम्म, कि वो क्या, यानी कि क्या वाकया हुआ था, क्यों उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई थी डॉक्टर अब्दुल लतीफ खान के ऊपर, और उनसे क्यों माफी मंगवाई गई थी परवेज मुशर्रफ ने, और शुजात हुसैन ने जाके उनको क्यों कहा था कि आप अगर आज यानी कि एक्सेप्ट कर लो तो हमारा मुल्क बच सकता है? ये क्या, यानी कि इसके यानी मुतालिक ये हमें तो नॉलेज सारी चाहिए। गेम थी नसरा ईरान के साथ, कि ईरान के पास इन्हें जो होता था ना पक्के सवाइद अमेरिका को मिल गए, क्योंकि देखें न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट उनके पास लगाया गया जहाँ से यूरेनियम इनरिच की जाती थी। उन्होंने कहा जी यस वो। हम न्यूक्लियर एनर्जी जो सी है ना उससे अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पूरी कर रहे हैं। अब इसका हम्म, एक प्रॉपर एक प्रोसेस है, फॉर्मेशन है कि यूरेनियम अगर आपके पास है भी तो उस यूरेनियम से आपने किस तरह जो है वो आगे वेपन बनाना है। यस ठीक है, तो वो तो अब्दुल पाकिस्तान कदीर पे ये खान जो थे ब्लेम वो था, इसमें माहिर थे ना, तो इसमें लेकिन माहिर अब थे ना। डॉक्टर कदीर खान पे क्यों इल्जाम लगाया था ये? भाई उन पे इल्जाम ही आया था कि उनके पास पक्के सबूत थे, वो कहते थे कि ईरान गया है बंदा। ठीक है, और वाकई ईरान को अगर बात की जाए तो दी आपने ही थी, और तो कोई दे नहीं सकता। सर इन लेकिन सिंपल ईरान ने क्यों ये बात यानी कि
सीक्रेट में क्यों नहीं रखी ये चीज फिर? ईरान ने तो मानना ही नहीं, ईरान तो अभी तक भी कहता है मेरे पास नहीं है। सर इन सिंपल टर्म ये है कि एक स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो एक इंडिविजुअल को नहीं देखता, वो चाहे मोहसिन पाकिस्तान हो या कोई भी हो, उसकी जब देखिए बात उसकी हमारा नेट पे हमारा तो आएगी। इसमें इसमें फहीम हमारा तो इशू ही नहीं ना था। लेकिन इशू ये था कि वो सारा ब्लेम पाकिस्तान पे डाल रहे थे। पाकिस्तान ये कह रहा था कि हमने एज अ कंट्री नहीं, ठीक है, एज एन इंडिविजुअल कुछ हो भी गया हो तो हो गया हो। लेकिन यूएस वाले प्रूफ देते थे कि आपका बंदा गया है, आपके बंदे ने ये किया है और ये हुआ, ठीक है। और अगर ईरान को अगर देखा जाए, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अगर कुछ बताया भी है, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है जिसके अंदर ये और एक और बंदा यस उसका जेल से निकल गया, वो कहता था मुझे घर के किचन में घुसा दें, मैं 5 मिनट बम बना देता हूँ आपको। यस, उन्होंने बोला था कि बम भी बना दूंगा, तो उन्होंने बोला था चल ये जो एनर्जी की कमी है पाकिस्तान के अंदर, डेफिशिएंसी है, ये इसको आप पूरा कर। उसने बोला मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने जो एहसान इनके ऊपर किया है, लेकिन इन्होंने मुझे इसका जो यानी कि रिजल्ट दिया है ना, मैं उसके हिसाब से अब इनकी कोई हेल्प नहीं करूंगा। हाँ हाँ, वो उस टाइम भी इनका इशू चल रहा था, वो इसी तरह का इशू था ना आपस सर वैसे भी देखा जाए दी तो हम नहीं है अभी, अभी तो ये में। मैं तो ऑलमोस्ट कह बन रहा हूँ, चुकी है ईरान नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि न्यूक्लियर दी पावर। हमने है। इसमें तो उनके पास तो पक्के प्रूफ थे। तो वो तो कहते थे कि आपने मराया हमें, नहीं तो ईरान को तो अमेरिका ने खा जाना था। जी बिल्कुल सर, ठीक है ना। इसीलिए हमने उसकी कुर्बानी दे दी। हाँ जी, नहीं कुर्बानी भी ऐसा जो आपने क्या दी, आपने सिर्फ पर्सनली उस बंदे ने ये कह दिया कि जी मेरी तरफ से जाके ये काम हुआ। सर उस सर पे ये दबाव सर डाला ये गया भी था बड़ी ना। बात है सर, अगर इसी चीज को देखा जाए, अलकायदा एक एक छोटा सा ग्रुप था, ऐसा ही समझे, तो तालिबान हम्म, ने बस इसको पनाह दी थी कि भाई हमारा हम उसको नहीं देंगे, आपको यूएस को नहीं देंगे। हाँ, तो इसी बात पे कितना बड़ा वार हो गया था। ऐसे ही तो ऐसे ही है। पाकिस्तान एटलीस्ट इतना तो कर सकता था, लेकिन फिर बात वही, चूंकि मैं पॉलिटिकल साइंस से, तो मैं कहूंगा कि जहाँ स्टेट की नेशनल इंटरेस्ट है वहाँ फर्द का कोई वो नहीं है, वो चाहे ऑब्वियसली कुछ। ऑब्वियसली नहीं नहीं, ऑब्वियसली। स्टेट इंटरेस्ट की वो एक अलग से बात है, लेकिन डॉक्टर अब्दुल खान के ऊपर ही सारा कुछ क्यों डाला गया था? देखें बात किस फिर पे वही है डालते ना, हैं और सर उनसे फिर कौम से माफी क्यों मंगवाई गई थी? मेरी बात सुने ना, माफी क्यों मंगवाएगी वो बात नहीं है। बात ये है कि दिया तो आप लोगों ने ही था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भी जाके दिया था ना, तो पीछे करने वाले आप ही थे जिन्होंने करवाया था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एज एन इंडिविजुअल कुछ नहीं किया था, एज ए स्टेट ही आपने यस, हरकत की थी जो की थी। हाँ हाँ, तो यही चीज ठीक है, अब फिर आगे सारा। आप सियाने हैं, आपने ये काम किया कि चले स्टेट को बचा लें। हम कहें जी बच्चे हैं, चलो बच्चे बाहर खेल रहे थे, उनसे गलती हो गई, उन्होंने चपेट मार दी और कुछ भी नहीं हो। सर चपेट बिल्कुल वही मरवाई बात है आप सर। नहीं थी उन्हें। देखिए एक बात तो अगर आप देखें ना, आपका नेशनल इंटरेस्ट नासरा सबसे पहले है। अफगानिस्तान आपके साथ अलाइन नहीं हुआ, तो देख ले उसको इंडिया ने यूज करके आपको कितना नुकसान पहुंचाया। यस ठीक है, ईरान के साथ आपकी कुछ ऐसी सेटलमेंट जरूर थी जिसके बायस ईरान वाली साइड आपकी बड़ी प्रोटेक्टेड रही। यस, और वो आपको जब यही भी आप, हाँ जी, तो अभी आप वो देख जब लें, भी अभी आप देख लें कि आपके 2-3 इशू हुए हैं कि रॉ का एजेंट वहां से आया शाया, तो ईरान ने देख लें कि अगर वो नुकसान पहुंचाने पे है तो आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल, लेकिन जब पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आती है ना, फिर हमारे इनके हालात अच्छे हो जाते हैं, लेकिन जब दूसरी पार्टी आती थी तब हमारे हालात अच्छे नहीं थे। नहीं, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को हम ये कहते हैं ना कि पीपल्स पार्टी के वाले भी जो शिया है सारे टॉप लीडर, जरदारी ग्रुप, ये यस, सारे अहले तशीह बेसिकली। तो आप उन ये कहते हैं कि उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ। ठीक है, ओके, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इनको इन चीजों से ये बेवकूफ है। एक मतलब एज अ स्टेट सोचे तो ये आपके सारे जो रिलीजियस बिलीव हैं ये सारे साइड पे रखें। एज अ स्टेट आपके सारे नेबर इंक्लूडिंग इंडिया, आपको चाहिए कि आपके केमिकल मीन से डिस्प्यूट हल और सुकून से इज्जत से रहें आप। लेकिन इंडिया नहीं ना रहने देता। नहीं, इंडिया आप खुद भी नहीं ना रखते, आपके आर्मी को जो सारा बजट जाता है वो नहीं जाएगा। अगर आप एग्जैक्टली कश्मीर सर, रियलिटी भी अगर यही आप है। कश्मीर इतना इतना बांट लें तो आर्मी को बजट किसने देना है? आपने तो कहना है बिल्कुल, ये आर्मी की हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो बड़े बड़े मतलब इस गेम ना सारा, मतलब आपको एक पहलू नजर आ रहा होता है। ठीक है, पीछे ओके, इंडियन आर्मी की भी मौजें लगी हुई हैं और आपकी आर्मी की मौजें लगी हुई। इशू क्या है जनाब, हमने पाकिस्तान से लड़ना है तो कहते हैं हमने इंडिया से लड़ना है। तो भाई इसी गेम में आप लड़े हुए हैं। देख ले मोदी ने इलेक्शन जीतना हो तो वो एक एयर स्ट्राइक करा के लोगों के सेंटिमेंट साथ अटैच करके इलेक्शन जीत जाते। और अगर मुझसे पूछे तो मैं इनको जहालत कहूंगा, दोनों की जहालत कहूंगा कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तो ये हरकतों से ही बाज नहीं आते। कश्मीर के इशू पे अगर इंडिया इतना सिक्योर अपने आप को फील करता है तो आए बैठ के बात करे, क्यों नहीं जाता यूएन में? और अगर चोर है तो छोड़ के साइड पे हो जाए, रौले खत्म करे।
बट अब वो कश्मीर का इशू नहीं रहा, वो अना का इशू बन गया वो। यस ठीक है ना, तो यही आपका जो सा बेसिकली कब आपका हुआ, ईरान आपकी जरूरत थी और है, आप ईरान को चाहते हैं, इंडिया की छुट्टी होगी ना ईरान से, अच्छा हो गई है। और क्या हो तो गई, चाइना आ गया सारा वहाँ पे, चार में भी सारी इन्वेस्टमेंट चाइना ने कर दी, तो इंडिया की छुट्टी होगी वहां से, अफगानिस्तान से भी छुट्टी होगी, तो इंडिया को बहुत बड़ा सेटबैक लगा रीजन में। मिनी सुपर पावर का ख्वाब खत्म हो गया। मिनी मुनी सारी निकल गई उसकी। और उधर से तालिबान भी आ गए हैं, ये तालिबान भी ने उसका आना ही था। ख्वाब खराब हो गया। ठीक है, तो तालिबान आ भी गए हैं, और तालिबान आए भी पूरी तरह पाकिस्तान की फेवर में होके आए हैं। सर क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने हेल्प किया है तालिबान को? तो और किसने किया? सर फिर क्यों नहीं मानते ये लोग? भाई एटलीस्ट क्यों इतना माने? नहीं ये इखलाकियत इंटरनेशनल लेवल, नहीं नहीं, भाई मुझे एक बात बताया इंटरनेश ना, यही तो सियासत है, यही तो भाई मैं तो को बता रहा हूँ कि सियासत आज ये तक नहीं जो है सर। हरकत, देखिए ये ही सियासत है। आज जो इंटरनेशनल यस स्टैंडर्ड बने हुए हैं, आप उठा सारे के लोग, देखे ना। नहीं नहीं, अपने सारे फायदे वो इलीगली तौर पे करके मुकम्मल करके, तो ऊपर से लीगली तौर पे हमारे ऊपर इतना दबाव डालते हैं, इसी तरह बाकी ममालिक भी, तो हम लोगों ने भी वही देखिए मेरी एक फिर। बात सुने, आपका डॉलर एकदम 170 पे गया है, आपका कोई ऑपोजिशन वाला बंदा भी इसके बारे में क्यों नहीं बोलता, कभी सोचा? नहीं तो सर मीडिया ही यस खौफ सर, डाल ये देता है। इंटरनेशनली सर तौर पे ये साजिश अपोजिशन की का तो जा रही है काम ही पाकिस्तान यही के है कि अगेंस्ट। भाई बस अपोज करना, वो तो भाई करे उसको ना, अपोज डेवलपमेंट क्यों का नहीं करती? अब इस बात को अपोज क्यों नहीं करती? अपोजिशन उन तो कोई छोटी सी बात होती थी तो हाल हाल डाल देती थी भाई। आज अपोजिशन चुप करके बैठी, क्यों बैठी? सिर्फ खाना पूरी करती, खाली जगह पूरी करें बस। सर लेकिन एटलीस्ट हम अपने कौम के अपनी सर खुद रियलिटी खुद का खुद उनको को भी तो पता ये। है ना, यही वही बात आ गई ना, स्टेट इंटरेस्ट पे आ जाती है बात की, देखिए अपोजिशन स्टेट इसी इंटरेस्ट वजह पे से नहीं इस टाइम बोलती। बात फहीम वही है कि इंडिया बेसिकली अफगानिस्तान में क्या चाहता था, वो यही चाहता था कि आपको दोनों तरफ से ऐसे पीसा जाए ना। देखिए यस अफगानिस्तान से ही सारा आपके अंदर जो डिस्टर्बेंस आई आपसे आई, आप पहले दिन आपका मुशर्रफ इसी हक में था कि कोई यहाँ पे वो गवर्नमेंट आ जाए जो पाकिस्तान फेवर हो, जो अपने लोगों को जो उनसे आगे ज्यादा डीमोटिवेट ना करे और उनको उकसा के पाकिस्तान से ना लड़ाए। ठीक है, और सर इंडिया यही नेशनल काम करता था। ठीक है, एग्जैक्टली अब सर आप मैं कहते हैं कि आपने माना क्यों नहीं, कि आपने खुद ये किया है, तो भैया आप कहते हैं कि वो खुद आ गए आके। नहीं एक बात आप खुद सोचे ना कि ये वो लोग हैं जो बंदे इस टाइम जो थे ना, वो टैंक के आगे जो है ना, वो तूती सी उसकी उसके ऊपर रस्सी डाल के झूले ले रहे हैं वहां से। ठीक है, तो सर आपको क्या मैं लगता है कि ये हुकूमत कर लेंगे? यस कोई ना कोई सेंसिबल माइंड इनको, कौन सा सही ऐसा बात है। सियाना बंदा है इनमें से जिसने हुकूमत करनी है उधर? सही सर बात है सर, सही बात है, लेकिन ये एमवीपी एटलीस्ट अपने जरा जो पैसा अपने दे दे पॉलिसी वहां देखें। जाके चाय पी। हाँ जी, तो हमें तो सर नहीं वो चाहिए हमें बड़ा पीने का। महंगा महंगा पड़ा है बहुत ज्यादा, भाई जितना जब मर्जी महंगा पड़ा हो, लेकिन चाहे तो उसने पी के मतलब द थिंग इज कि दुनिया आपका को जो भी दिखा दिया। दुनिया को दिखाना चाहते थे कि ये देखें हमारे अपने ही है। ठीक है, तो बेसिक जो फहीम जो आप बात कर रहे हैं ना कि आप मानने, क्यों मानने भैया हम? ठीक है, सर मैं ये अफगानिस्तान एक आजाद मुल्क है, आज तक अमेरिका ने ये माना कि तालिबान को वो फंड करता रहा था। सर सर यूएसए वो वहां से निकल इंटरनेशनली के अगर फिर हम। पाकिस्तान को कह रहा था कि मुझे अपने यानी कि अड्डे प्रोवाइड करो, फिर भी हाँ दो। जी। सर आई नो कि इंटरनेशनली हम ये समझ, चूंकि मैं खुद पॉलिटिकल साइंस में तो कहता हूँ कि सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट, लेकिन एटलीस्ट जो हमारी अपनी पॉलिसीज है, हम तो नेशनल इंटरेस्ट पे भी नहीं जा रहे। अभी हमने टीपी के साथ क्या किया, और देखिए बाकी जो देखिए ना टीटीपी है फहीम, वही हमारी। बात है कि ये चीजें वो हैं जो आपको एक कहानी नजर आ रही होती है। टीएलपी को यस बनाया किसने था? एक मिनट, टीएलपी जो है वो कौन सा मजहबी बुनियाद पे है? वो भी एक मैं वही सियासी तो बता जमाती रहा है। हूँ कि और टीएलपी को बनाया उ, किसने था, मुझे ये बताओ उस तुम। सर टीएलपी जो है उसके मजहब उसके को सियासत के नाम पे यूज कर रही है, और मजहब क्या? सर को वो उसके इस्तेमाल कर रही है। सर ठीक उसके है, दूसरी तरफ टीटीपी, जो हम उसे क्या क्या कहते थे अब अगर तहरीके अपने तालिबान माजी में देखें। पाकिस्तान। हाँ सर जी। हम माजी में देख के हम उसे क्या करते थे, और आज हम अपने अपने सर साथ मिला रहे हैं कि अब जो उसको भी इन्होंने कर रहे हैं। दोबारा एहतजाज किया ना, इसकी वजह जस्ट ये था कि उसके यानी कि इस जमात से ना कल अदम को हटवाया जाए बस। मैं वही बता रहा हूँ ना, अब बाद में तो यही बात है। मुझे एक फहीम एक बात बताओ, आपके माशाल्लाह 7 बच्चे हों घर में, 7 में से 2 गंदे हो, तो आप क्या कहेंगे 7 के 7 बच्चों को फांसी चढ़ा दो? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। देखे ना, अब हुआ क्या कि टीटीपी में हुआ, सारी स्टोरी आपको पता है, जब आपने पाक यूएस पढ़ा, पाक अफगान पढ़ा, मैंने आपको बताया है कि ये बने कैसे। अब अभी भी एक ग्रुप इनमें वो था जो पाकिस्तान की फेवर में था, सर अभी टीटीपी भी। जो है ये टेररिस्ट है। नहीं, ये तो बाद में आपने नाम दिया ना, सर ये तहरीके नाम तालिबान अब पाकिस्तान। सर यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप खुद टेररिस्ट भी कहते हैं, खुद दोस्त भी मानते हैं, इट वही मींस कि नहीं, मैं आप वही खुद तो बता रहा टेररिस्ट। हूँ। हम सब जिस तरह हम अगर बात करें कि सब पंजाबी जो हैं वो पागल होते हैं, तो उसका ये तो आपकी ज्यादती होगी। सारे पंजाबी तो पागल नहीं है। अगर एक इमरान खान को आप ले रहे हैं कि उसकी वजह से वो क्रैक है, तो सारे ही क्रैक होंगे पठान, तो ये तो आपकी ज्यादती है। ठीक है,
हुआ क्या कि जो मेन सारी ये गेम चली कि इसमें ग्रुप्स थे, जो अच्छे ग्रुप्स भी थे और बुरे ग्रुप्स भी थे, ठीक है। और कंपैटिबिलिटी अगर उनकी आप देखें तो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे काम किए जिन चीजों ने, जो यू कैन से कि आपको